नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसी भी वक्त जारी होगा एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल के जारी होने से पहले पीसीसी चीफ डोटासरा ने राजस्थान चुनाव को लेकर कर दिया है बड़ा दावा। राजस्थान में बदल रहा है रिवाज और कांग्रेस की बन रही है सरकार। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़ा घोटाला, 1,87,00,000 रुपए डकार गए 1321 फर्जी किसान। अब आगे क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की नौकरशाही को चेतावनी। मध्य प्रदेश में सीधा सीधा कांग्रेस ने नौकरशाही को चेतावनी दे दी है और कहा है कि सरकार बनते ही कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। खबर में आगे जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर किसानों के मुद्दे पर योगी के मंत्री से भिड़ गए अखिलेश यादव और कर डाली जोरदार बहस। और इसी के साथ खबर होगा तेलंगाना का, जहां पर सुबह से लाइनों में लगकर लोग डाल रहे हैं वोट। और इसी बीच प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में कर दिया है बड़ा दावा, 2 लाख नौकरियां देना चाहती है कांग्रेस। यह ऐलान प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त तेलंगाना में लोग लाइनों में लगकर वोट डाल रहे हैं और तेलंगाना के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और जैसे ही वोटिंग समाप्त होगा वैसे ही 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल आपके और हमारे सामने होंगे। और इसी बीच हम आपको लगातार ओपिनियन पोल बताते आए हैं, सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल बताते आए हैं और वो कारण बताते आए हैं कि आखिरकार क्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एकदम कॉन्फिडेंट है। और राजस्थान का चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इस बार राज नहीं रिवाज बदलने का दावा किया जा रहा है। और 2 बड़े नेता जो अब तक नाराज एक दूसरे से चल रहे थे, यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, वो दोनों एक दूसरे के समर्थन में आ चुके हैं और दोनों के समर्थन में दोनों ने प्रचार किया और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाने की ओर आगे बढ़ाया। और इसी बीच अब आपको बता दें कि एग्जिट पोल आने से पहले पीसीसी चीफ डोटासरा ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लौट रही है, तो राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि तमाम सर्वे एजेंसियां और राजनीतिक पंडित इस बार ये नहीं बता पा रहे हैं कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज। दोस्तों, तमाम पॉलिटिकल पंडित जो हर बार कॉन्फिडेंट रहते थे कि राजस्थान में तो रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया हुआ है और वो दावे के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि रिवाज जारी रहेगा और राज बदल जाएगा और भाजपा की सरकार बन पाएगी। दोस्तों, यहाँ पर यही सबसे बड़ी जीत है कि रिवाज बदलेगा या रिवाज रहेगा, राज बदलेगा या राज रहेगा, यही इस वक्त कंफ्यूजन है। और आपको बता दें कि जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव मतदान खत्म हो जाएंगे वैसे ही एग्जिट पोल का तांता लग जाएगा, उसमें थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन अगर कांग्रेस के नेताओं की तरफ नजर डाली जाए तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस नेता से लेकर कार्यकर्ताओं के भीतर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं अशोक गहलोत कि राजस्थान में राज नहीं बदलने वाला है और कांग्रेस राजस्थान की सियासत में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और रिवाज बदलने वाली है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री किसान योजना में हो गया है बड़ा घोटाला, 1,87,00,000 रुपए डकार गए हैं 1321 किसान, या फिर यूं कहिए कि फर्जी किसान। अब आगे क्या होगा वो भी आपको बता दें। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में जिले में बड़ा घोटाला सामने आया है और ये खबर जहानाबाद की है। दोस्तों, गलत कागजात प्रस्तुत कर योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों पर विभाग ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और कृषि विभाग द्वारा लाभुकों के खाते को पैन व आधार कार्ड से लिंक कराने पर इस फर्जीवाड़े का राजफाश हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि जिले के 1321 फर्जी किसान फर्जी तरीके से पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे। पैन कार्ड व आधार से इन किसानों की चोरी पकड़ी गई। योजना शुरू होने से अब तक इन किसानों के द्वारा केंद्र सरकार को 1,87,04,000 रुपए का चूना लगाया जा चुका है और ये लोग गलत कागजात प्रस्तुत कर पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की नौकरशाहों को चेतावनी, सरकार बनता ही मध्य प्रदेश में कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। जी हाँ दोस्तों, आपको
आपको बता दें कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कुछ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों से जिलों की कमान वापस ली जा सकती है। कांग्रेस ने खुले रूप से प्रत्याशियों से ऐसे अफसर के नाम मांगे हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान उनके लिए परेशानी बन रहे थे। 30 नवंबर तक नाम कांग्रेस कमेटी के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद सरकार बनते ही ऐसे अफसर की रवानगी का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम कई अफसरों पर भारी पड़ सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के मिश्रा के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ऐसे अफसर की सूची बनाई जा रही है जो पक्षपात पूर्व रवैया अपनाते हैं और इसमें कई जिला के कलेक्टर भी शामिल हैं। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मुरैना कलेक्टर और एसपी के साथ साथ ग्वालियर कलेक्टर सहित कई आईएएस आईपीएस ऑफिसरों की रवानगी हो जाएगी। के मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी नीरज वशिष्ठ, मुख्य सचिव इकबाल सिंह सहित कई और अफसरों की लिस्ट बनाई गई है और इस लिस्ट में बालाघाट के कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा का नाम भी जुड़ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों के मुद्दों पर योगी के मंत्री से भिड़ गए अखिलेश यादव और कर डाली जोरदार बहस। जी दोस्तों, यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो गया। बुधवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश किया और सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में 26,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बुधवार को बजट को लेकर विधानसभा में सुरेश खन्ना और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना में कांग्रेस 2 लाख नौकरियां देना चाहती है। प्रियंका गांधी ने चुनाव से ठीक पहले कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी राज्य तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के तहत राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा सरकार ने 2 लाख नौकरियां प्रदान की और यहां भी वो ऐसा करना चाहती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक सार्वजनिक जनसभा में भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस के साथ मिली भगत है जबकि एआईएमआईएम उनकी मदद कर रही है। प्रियंका ने कहा कि दोनों पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहने का है और कांग्रेस नेता ने कहा कि एआईएमआईएम तेलंगाना में केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि अन्य राज्यों में वो 40 से 50 सीटों पर उम्मीदवार उतार देती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दोनों की मिली भगत है और इसको पकड़ पाने में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कामयाब हो गई है और जो रोजगार का 2 लाख नौकरियों का वादा किया है प्रियंका गांधी ने, उससे कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी। सोशल मीडिया पर बीजेपी का मेड इन इंडिया वर्सेस कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव 2023 के लिए मतदान खत्म हो चुके हैं और यहाँ आगामी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसी के साथ अब बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी अभी से जमीन तैयार करते नजर आ रही है। यहाँ ट्विटर के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोनों ही दल अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाते नजर आ रहे हैं। वहीं अब आने वाले दिनों में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाते हुए लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाने के लिए तैयार नजर आएंगे और इसके लिए दोनों ही दलों ने अपना खास प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अब सोशल मीडिया के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, जहां इसके लिए दोनों ही अपना अपना माहौल तैयार करने में जुटे हैं। वहीं हाल ही में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो ट्वीट किए हैं वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि दोनों ही दल अब चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, किसकी कहां बनेगी सरकार? कमेंट में फटाक से लिख डालिए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि 5 राज्यों के चुनाव की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। और उसके बाद नतीजों के बाद हमारा सफर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए शुरू हो जाएगा और उसकी भी पल पल की अपडेट्स देश के तमाम राज्यों से आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन हम तक पहुंचाते रहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता आगमन से पहले तृणमूल कांग्रेस ने जगह जगह लगाए पोस्टर बैनर, लिखा मोटा भाई वोट नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के धर्मतला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक से पहले राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल ने बुधवार को सुबह से ही शहर भर में पोस्टर और बैनर लगाए हैं। उनके सोशल मीडिया और IT सेल द्वारा शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए पोस्टर और बैनर में लिखा है मोटा भाई वोट नहीं। हालांकि तृणमूल की ओर से बताया गया है कि इस संबोधन का केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप बताइए आपको ये नारा कैसा लगा, कमेंट में बताइए।
आइए रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, जिस दिन राजनीति और धर्म दोनों से अलग हो जाएंगे उस दिन बंद हो जाएंगे देश में नफरती भाषण। जी हाँ दोस्तों, नफरती भाषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी यहाँ पर सामने आ रही है। देश में हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 4 राज्यों को नोटिस थमा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से ये बताने को कहा है क्या उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, हाँ या नहीं। जिन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है उनमें गुजरात, केरल, नागालैंड और तमिलनाडु शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 5 फरवरी को होगी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके बताया है कि 28 राज्यों ने अपने यहाँ नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है और एएसजी KM नटराजन ने कोर्ट को बताया कि गुजरात, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल ने अभी जवाब दाखिल नहीं किया है। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी जानकारी नहीं है। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने राज्यों ने अपना जवाब दाखिल किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री और मंत्री से मिलकर बिलों पर चर्चा करो, नहीं तो हम बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट की केरल के राज्यपाल को 2 टूक। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब ये न्यायालय निर्णय ले कि कब विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रिजर्व किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 8 विधेयकों पर निर्णय लिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्यपाल को विधेयकों पर चर्चा करने के लिए संबंधित मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी मिलने को कहा है और न्यायालय ने उम्मीद जताई है कि कोई राजनीतिक दूरदर्शिता से काम लिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यपाल कार्यालय की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी की दलीलों पर ध्यान दिया। रुक करते हैं अभी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोनिया प्रियंका खड़गे से मिले सीएम भूपेश बघेल। चुनाव बाद पहला दिल्ली दौरा, 90 सीटों का दिया फीडबैक, नई सरकार के गठन पर कर डाली चर्चा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा सीटों का फीडबैक उन्होंने दोनों नेताओं के सामने रखा और साथ ही मतगणना को लेकर क्या तैयारियां हैं उस पर भी चर्चा हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने मतगणना को लेकर बनाई नई रणनीति, जिलों में भेजे प्रभारी, भोपाल में बैठेंगे दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, 3 दिसंबर को होने वाली वोटिंग की गिनती के लिए कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को सतर्क कर दिया है। जिले में मतगणना पर नजर रखने के लिए प्रभारी भेजे गए हैं और वहीं भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल बनाया गया है और यहाँ दिग्गज नेता सुबह से बैठेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, सुरेश पचौरी सहित अन्य नेता उम्मीदवारों से संपर्क में रहेंगे और जहां भी आवश्यकता होगी वहां अधिकारियों से बात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो मतगणना को लेकर सतर्क रहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत गौरव यात्रा ट्रेन में 40 लोगों को फूड पॉइजनिंग, चेन्नई से पुणे आ रहे थे। रेलवे ने कहा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने खाना सप्लाई किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दुखद खबर आ रही है। भारत गौरव यात्रा ट्रेन में मंगलवार देर रात 40 यात्रियों ने खाने के बाद उल्टी दस्त की शिकायत की। रात 9 बजे यात्रियों ने खाना खाया, जिसके बाद कुछ लोग असहज महसूस करने लगे, उन्हें उल्टी दस्त होने लगी और इसकी शिकायत ट्रेन में मौजूद स्टाफ से की गई। पुणे रेल डिवीजन के PRO रामदास भिसे ने बताया कि प्राइवेट पार्टी ने ट्रेन चेन्नई से गुजरात के पालीताना के लिए बुक की थी और इसमें लगभग 1000 यात्री थे। देर रात हमें शिकायत मिली कि कई पैसेंजर्स को उल्टी दस्त और चक्कर आ रहे हैं और इसके बाद रेलवे अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साथ 40 लोगों की टीम उपचार के लिए भेजी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्मचारियों को दिया मतगणना का प्रशिक्षण, सबसे पहले होगी डाक मतपत्रों की गिनती, 30 मिनट बाद शुरू होगी EVM से गणना। जी हाँ दोस्तों, कटनी जिला निर्वाचन अधिकारी अभि प्रसाद ने कर्मियों के मतगणना प्रशिक्षण के दौरान कहा कि विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया से मतगणना अंतिम पड़ाव पे है और इसीलिए मतगणना कार्य को पूरी जवाबदेही के साथ निष्पक्ष भाव से संपादित करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी मतगणना कर्मी निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष दिखें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केरल में लंबित विधेयकों पर गरमाई सियासत, CM विजयन ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर राज्यपाल की नीयत पर उठा दिए सवाल। जी हाँ दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लंबित विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के फैसले की आलोचना की। CM पिनराई विजयन ने कहा कि इससे संदेह पैदा होता है कि क्या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट का उचित सम्मान कर रहे हैं या नहीं। बता दें कि राज्यपाल ने एक लंबित विधेयक को मंजूरी दे भी दी है। रुक
रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री के भाई व भाभी पर दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट ने दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल की भाभी ग्राम प्रधान लौरी पुष्पलता सिंह पटेल व भाई अरुण सिंह पटेल उर्फ मुन्ना सिंह के खिलाफ न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन पर निर्माण सामग्री का भुगतान मांगने पर मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने का आरोप है। दोनों आरोपित केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की जेठानी व जेठ हैं। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा सरकार में हर अस्पताल में दलाल बैठे हुए हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दहाड़े अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा मुखिया ने कहा कि ये सरकार जानबूझकर सरकारी व्यवस्थाओं को इसीलिए खत्म कर रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पतालों में इलाज करवाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की जो जिम्मेदारी है कि गरीब को सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल जाएगा, वो जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। और कहा कि भाजपा सरकार में हर अस्पताल में दलाल बैठे हुए हैं जो प्राइवेट अस्पतालों से मरीजों को ले जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 राज्य 2 चुनाव और एक फार्मूला, कांग्रेस ने तेलंगाना में खेला पुराना दाव, क्या होगा बेड़ा पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव का प्रचार मंगलवार को थम गया और अब बारी मतदाताओं की है और मतदाता सुबह से ही लाइन में लगे हैं और कहीं ना कहीं अपनी किस्मत और अपनी सियासत दोनों पलटने के मूड में है। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो तेलंगाना में भी कर्नाटक की तरह कांग्रेस की सरकार होगी। सूबे की सभी 119 सीटों पर वोटिंग चल रही है और इस बार कांग्रेस और बीआरएस के बीच सीधी लड़ाई है, तो बीजेपी और एआईएमआईएम इसे त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी और एआईएमआईएम की नीति है कि ये मामला त्रिकोणीय रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच जाके कह रही है कि भाजपा, बीआरएस और एआईएमआईएम ये सब आपस में मिले हुए हैं और कांग्रेस इनसे अलग है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी 8 से 14 दिसंबर तक मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। प्रवासी भारतीयों से भी करेंगे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 9 दिसंबर से इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम का दौरा वो करने वाले हैं। इस दौरान वो सिंगापुर और मलेशिया में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया में वो राजनयिकों से मुलाकात करेंगे और सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि उनके वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी मिलने की संभावना है। दोस्तों राहुल गांधी ने इसी साल नॉर्वे, नीदरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम सहित कई देशों का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत कार्यक्रम आयोजित किए थे और उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ कई विषयों पर बातचीत सत्र भी आयोजित किए। और सूत्रों ने कहा कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस राहुल गांधी के सभी कार्यक्रमों का समन्वय करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी सरकार को सदन में घेरेंगी पल्लवी पटेल, जातिवार जनगणना का असरकारी विधेयक पेश करेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपना दल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सिराथू की सपा विधायक पल्लवी पटेल इस शीतकालीन सत्र में जातीय जनगणना के सवाल को लेकर योगी सरकार को घेरेंगी और इसके लिए उन्होंने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में जातिवार जनगणना को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल को सदन के पटल पर रखने का फैसला उन्होंने किया है। जातिवार जनगणना कराने का जो प्राइवेट मेंबर बिल होगा वो उन्होंने तैयार किया है और उसे उन्होंने विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करा दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शाह के दौरे से पहले विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन, फिरहाद ने कहा गब्बर सिंह आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा में भी विरोध प्रदर्शन किया और तृणमूल विधायक और मंत्री विधानसभा हॉल के बाहर BR अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे एकत्र हुए। वो धरने पर बैठे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक के बाद एक केंद्रीय सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए नारे लगाए गए और विरोध कार्यक्रम 2 घंटे तक चला। विधानसभा सत्र में संविधान दिवस पर चर्चा के बाद अपराह्न 3 बजे के करीब तृणमूल अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे एकत्र हुई और इसका नेतृत्व फिरहाद हकीम ने किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विक्रम मस्ताल का मुख्यमंत्री शिवराज पर तंज बोले, चुनाव के दौरान बुधनी नहीं आए। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बुधनी से कांग्रेस उम्मीदवार और फिल्म एक्टर विक्रम मस्ताल ने अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा। किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विक्रम मस्ताल शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के लगातार हो रहे बुधनी विधानसभा के दौरे को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के दौरान तो बुधनी में नहीं आए, लेकिन अब वो बुधनी विधानसभा को छोड़ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं
हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का काम सोशल सिक्योरिटी, बीजेपी हर षड्यंत्र में फेल, डोटासरा का दावा इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मतदान होने के बाद प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा कर दिया है कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ये सबको पता चल जाएगा। और साथ ही डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हर षड्यंत्र में फेल हुए हैं और लोगों के पास तो सीएम का चेहरा तक भी नहीं है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के लिए सभी वोटर्स को धन्यवाद। कांग्रेस सरकार की योजनाओं की वजह से ही इस बार मतदान में वोट प्रतिशत बढ़ा है और इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी लोगों को प्रभावित किया। राजस्थान में इस बार चुनाव गुड गवर्नेंस पर हुआ। कांग्रेस अपने विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरी थी और कोरोना काल में भी कांग्रेस ने बेहतरीन काम किया, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई। कांग्रेस की योजनाओं को लेकर दूसरे राज्यों में भी होड़ मची हुई है और जनता ने कांग्रेस की योजनाओं को देखते हुए कांग्रेस पर विश्वास जताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने कमर कसी, तेजस्वी यादव के घर अहम बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरजेडी ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। लालू यादव की पार्टी अब बीजेपी के खिलाफ खोलकर मैदान में उतरने वाली है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर गुरुवार 30 नवंबर को इसके लिए अहम बैठक बुलाई गई है और इसमें आरजेडी के जिले से लेकर प्रांतीय और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ चुनावी रणनीति बनाई जाएगी और लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी केंद्र की बीजेपी सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। आरजेडी के प्रवक्ता जनता को मोदी सरकार की खराब नीतियों के बारे में बताएंगे और साथ ही नीतीश सरकार के पक्ष में माहौल बनाएंगे ताकि आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन को उसका वोट बैंक बढ़ाया जा सके। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।